हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ी थी। अब हम आगे पढ़ेंगे इससे कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है। पदार्थ की अवस्थाएं थी जैसे ठोस, द्रव और गैस। तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से द्रव, द्रव से ठोस कैसे परिवर्तन होता है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखिए, पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। जो जल होता है वो पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है। ठोस जो अवस्था होता है जल का, उसे हम बर्फ कहते हैं। द्रव अवस्था जो होता है उसे हम पानी या जल कहते हैं, और गैसीय अवस्था को वाष्प कहते हैं। तो गर्म करने पर बर्फ जो होता है पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। मतलब हम कि जल को गर्म करेंगे तो वो बर्फ को गर्म करेंगे तो जल में परिवर्तन हो जाता है, मतलब ठोस से द्रव में चला गया। और द्रव को गर्म करेंगे तो वो गैस में चला जाता है, वाष्प में चला जाता है। तो ये आपका एक पदार्थ था और उसकी ये अवस्था परिवर्तन था। तो पदार्थ की जो भौतिक अवस्थाएं होती है 2 रूप से परिवर्तित की जाती है। पदार्थ की भौतिक अवस्था 2 तरीकों से परिवर्तित किया जा सकता है। पहला तापमान में परिवर्तन करके और दूसरा है दाब में परिवर्तन करके, मतलब तापमान बदल के और दाब बदल के। तो यदि देखिए, यदि हम तापमान बढ़ाने पर सिलेंडर गैस लेकर देखिए, तापमान अगर हम बढ़ाते हैं, दाब बढ़ाते हैं और तापमान घटाते हैं, दाब को बढ़ाते हैं और तापमान को घटाते हैं, तो गैस को द्रव में बदलना होता है। गैस किस बदल जाता है? द्रव। यदि हम तापमान बढ़ाने पर गैस में, जो सिलेंडर में जो गैस होता है, लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाती है और गैस द्रव में बदल जाती है। आपने इसके एग्जाम्पल पढ़ा होगा, एलपीजी जो बोलते हैं, हम उसको बहुत ही प्रेशर के साथ सिलेंडर में डालते हैं, उसको बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो जब हम उसका प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस के पार्टिकल्स के बीच की दूरी कम हो जाती है, और जब पार्टिकल पास पास आने लगते हैं तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस। ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण काफी नजदीक आ जाते हैं। अब देखिए कैसे अवस्था परिवर्तन होता है। ठोस को अगर हम गर्म करेंगे तो ठोस का संगलन होता है, तो क्या बनता है? द्रव। फिर द्रव को जमाते हैं, जैसे बर्फ जमाते हैं वैसे ही ये ठंडा करते हैं तो क्या बनता है? ठोस बनता है। इसी तरह द्रव को गर्म करते हैं तो गैस बनता है, और गैस को ठंडा करते हैं तो संघनन होता है और उसका द्रव बनता है। ठोस को फिर इसी तरह गर्म करते हैं तो डायरेक्टली गैस में जाता है, और गैस को डायरेक्टली ठोस में जाके उस अभिक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। टेम्परेचर स्केल के बारे में हमें पढ़ना है। केल्विन होता है, सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन जो होता है तापमान का SI मात्रक होता है, टेम्परेचर का SI यूनिट होता है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये सिंपल स्केल होते हैं। अब देखिए, केल्विन को K इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 और डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है K माइनस 273। तो मतलब मान लीजिए अगर मेरे को 273 केल्विन है, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, कितना डिग्री सेल्सियस होगा? तो कैसे करेंगे हम? डिग्री सेल्सियस इक्वल टू जो फॉर्मूला होगा K माइनस 273। तो K कितना है? 273, और 273 इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसी तरह से अगर हमने 25 डिग्री सेल्सियस को और कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो क्या करेंगे हम? K इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 273 प्लस 25, तो ये हो जाएगा 298
केल्विन। तो इस तरह से हम बदल सकते हैं। बाकी आपकी बुक में क्वेश्चंस है, 2-4 क्वेश्चंस हैं, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। अब गलनांक क्या होता है? पहली बात तो गलना मतलब ठोस द्रव्य, जिसको हम पिघलना भी कहते हैं। गलनांक वह तापमान होता है, वह टेम्परेचर होता है जिस पर पहुंचने पर कोई भी ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। तो जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बन जाते हैं वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का गलनांक क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब बर्फ 0 डिग्री पे पिघल जाता है। जिसे केल्विन में बोलेंगे तो 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस। तो गलना मतलब होता है ठोस का गर्म होने पर द्रव में बदलना। अब आते हैं क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग, मतलब वह तापमान जिस पर द्रव क्या होने लगे, उबलना शुरू हो जाए, बॉइल होना शुरू हो जाए, वह उसका क्वथनांक कहलाता है। और शुद्ध जल जो होता है, शुद्ध जल का क्वथनांक जो होता है 373 केल्विन और 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन को 100 डिग्री सेल्सियस आप लोग जानते हो, केल्विन में थोड़ा कंफ्यूज हो तो K इक्वल टू होता है ना आपका डिग्री C प्लस 273। तो इसमें 100 जोड़ेंगे, डिग्री C की जगह 100 है और 273, तो कितना आ जाएगा? 373 केल्विन। तो देखिए यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच की आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। अगर कोई पदार्थ है या कोई ठोस है, उसके बीच के अंतराणु बल के मध्य आकर्षण बल अधिक है, या अंतराणु बल बहुत अधिक है, या आकर्षण बल बहुत अधिक है, तो क्या होगा? ठोस जल्दी द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, और जिसमें कम होगा वो जल्दी परिवर्तित हो जाता है। गुप्त ऊष्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुप्त ऊष्मा क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का मतलब होता है कि ऊष्मा की वह मात्रा होता है जो किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए प्रयुक्त होता है। अब अवस्था परिवर्तन का मतलब जैसे मान लीजिए ठोस है, तो ठोस को द्रव में बदलना है, तो भाई अवस्था परिवर्तन हो गया, ठोस द्रव में गया तो अवस्था परिवर्तन हो गया। तो यहाँ पर गुप्त ऊष्मा का प्रयोग होगा। अब गुप्त ऊष्मा का प्रयोग कैसे होगा? देखिए, मान लीजिए बर्फ है, बर्फ तो जानते हैं हम सब 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। द्रव बना मतलब जल बना, तो जल कितने डिग्री सेल्सियस पे होगा? ये देखिए, तो पहले गुप्त ऊष्मा की परिभाषा देखते हैं। गुप्त मतलब होता है छिपा हुआ। छिपा हुआ मतलब जिसका पता ना चले। ऐसी ऊष्मा जिसका पता नहीं चले, किसी टेम्परेचर स्केल पे नापेंगे तो वो ऊष्मा पकड़ में नहीं आएगी, उस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ की अवस्था बिना उसके तापमान में परिवर्तन किए बिना, मतलब पदार्थ की अवस्था तो बदल रहा है लेकिन उसका तापमान नहीं बदल रहा है, उसका तापमान नहीं बदल रहा है, परिवर्तित करने में प्रयुक्त ऊष्मा, जो ऊष्मा यूज होता है, जो उपयोग होता है, उस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करेंगे बिना तापमान बदले हुए, उस ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे देखिए, ठोस है, ठोस को द्रव में बदलना है, अवस्था परिवर्तित हो रहा है, तो बर्फ एग्जाम्पल है बर्फ। बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और जब हम उसको जल में बदलेंगे, मेल्ट कराएंगे, पिघलाएंगे, तो क्या होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो जल भी 0 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है बिना तापमान में परिवर्तन किए बिना। चलिए, कारण क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये तो लिख दिया है। अब इसका कारण ये क्वेश्चन में आकर लिखा हुआ है, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। क्यों स्थिर रहता है?
अवस्था परिवर्तन होता है तो तापमान क्यों स्थिर रहता है? तो इसका कारण देखिए, जब अवस्था परिवर्तन होगा तो हमें गुप्त ऊष्मा यूज करना होगा। ठीक है, गुप्त ऊष्मा क्या करेगा? मान लीजिए ठोस है, तो ठोस के जो कण होंगे आपस में अंतराणु बल द्वारा बंधे होंगे, इनके बीच बहुत ही आकर्षण बल ज्यादा होगा, तभी तो ये ठोस है। तो जब हम इसे गुप्त ऊष्मा प्रदान करेंगे ठोस को मतलब हम ऊष्मा इसे प्रदान करेंगे तो क्या होगा कि ये ऊष्मा जो हम इसे प्रदान करेंगे, गर्म करेंगे ठोस को, तो वो ऊष्मा क्या करेगा? ठोस के बीच जो परमाणु, जो इसके जो अंतराणु बल है, इनके कणों के बीच जो अंतराणु बल है या आकर्षण बल है, वो जो ऊष्मा है उस आकर्षण बल को कमजोर कर देगा। जो हम ऊष्मा देंगे वो क्या करेगा? ऊष्मा कि ठोस के बीच जो ठोस के कणों के बीच जो आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल को वो कम कर देगा और उसे कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं देगा। सिर्फ वो ठोस या कोई पदार्थ है, उसके बीच जो आकर्षण बल है, उसके कणों के बीच जो आकर्षण बल है, उस आकर्षण बल को कम कर देगा और कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं देगा, जिस कारण से तापमान में परिवर्तन नहीं होगा। जब गतिज ऊर्जा प्रदान होगा तभी तापमान बदलेगा, और यहाँ पर तो कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं मिल रहा है इसे। जब कोई भी गतिज ऊर्जा नहीं मिल रहा है तो तापमान स्थिर रहेगा, नहीं बदलेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कारण कि अवस्था परिवर्तन के दौरान प्रयुक्त ऊष्मा केवल पदार्थ के कणों के मध्य आकर्षण बल को कम करता है। आकर्षण बल को कम करता है। देखिए यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, ये कोई गतिज ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, कोई भी गतिज ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, इसीलिए तापमान क्या होता है? स्थिर होता है। अगर गतिज ऊर्जा मिल जाए तो तापमान बढ़ जाता है, लेकिन गतिज ऊर्जा यहाँ पर नहीं मिलता है, तो इसीलिए तापमान क्या होता है? स्थिर रहता है। अब देखिए संगलन की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है, एक वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होता है, एक संगलन की गुप्त ऊष्मा। तो पहले देखते हैं हम संगलन की गुप्त ऊष्मा। संगलन मतलब क्या होता है? ठोस से द्रव में परिवर्तन होना। ऊष्मा की वह मात्रा, संगलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? ऊष्मा की वह मात्रा जो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को बिना तापमान में परिवर्तन किए बिना, तापमान परिवर्तित किए बिना या तापमान बढ़ाए बिना 1 केजी ठोस को द्रव में परिवर्तित करता है, उसे हम कहते हैं संगलन की गुप्त ऊष्मा। और सिंपल भाषा में संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो 1 केजी ठोस को बिना उसके तापमान परिवर्तन किए बिना या बिना तापमान बढ़ाए हुए 1 केजी ठोस को द्रव में परिवर्तित करता है, उसे हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ऊष्मा की वह मात्रा जो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को तापमान में परिवर्तन किए हुए, तापमान में परिवर्तन किए बिना, तापमान में बिना परिवर्तन लिखा हुआ है यहाँ पे, तापमान में बिना परिवर्तन किए हुए द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस पे जल है और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है आपका, एग्जाम्पल में है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है। तो कारण क्या है इसका? देखिए कारण इसका यह है कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ है, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे है, बर्फ हो गया आपका, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अब ये बर्फ किस में बनेगा? जल में। ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन बर्फ का अवस्था परिवर्तन हुआ और ये जल बना। जब अवस्था परिवर्तन हुआ तो यहां पर क्या होगी? गुप्त ऊष्मा
प्रयोग में आ गया। तो जल के पास गुप्त ऊष्मा है, अतिरिक्त ऊष्मा जो है वो गुप्त ऊष्मा है, लेकिन बर्फ के पास कोई भी अतिरिक्त ऊष्मा नहीं है। इस कारण जल अधिक बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है और जल कम शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि बर्फ के पास कोई भी गुप्त ऊष्मा नहीं है और जल के पास संगलन की गुप्त ऊष्मा है। संगलन की गुप्त ऊष्मा क्यों है? क्योंकि अवस्था परिवर्तन हुआ है बर्फ का, तब जाकर जल बना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री पर बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है, क्योंकि 0 डिग्री पर जल के पास गलन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा होता है या ऊष्मा होता है। जल के पास संगलन की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा होता है, अतिरिक्त ऊर्जा होता है। इस कारण से जल कम शीतलता प्रदान करता है और बर्फ अधिक शीतलता प्रदान करता है। अब देखते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होता है? सेम इसी तरह से है इसमें, जैसे कि संगलन की गुप्त ऊष्मा था। संगलन में क्या करा हमने? ठोस को द्रव में बदला। इसमें क्या करेंगे? द्रव को गैस में बदलेंगे, बाकी सब वही है। ऊष्मा की वह मात्रा जो वायुमंडलीय ताप पर 1 केजी द्रव को तापमान में बिना परिवर्तन किए हुए गैस में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब बिना तापमान बदले हुए 1 केजी द्रव को गैस में परिवर्तित करेंगे तो जितना ऊष्मा उपयोग होगा उस ऊष्मा को वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहेंगे। इसमें भी एक क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल के रूप में, 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलते हुआ जल और भाप किससे अधिक जलन होता है? तो आंसर में होगा भाप। और भाप से अधिक जलन क्यों होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल है और भाप भी 100 डिग्री सेल्सियस पे है। तो यहां पर ये जो है अवस्था परिवर्तन हुआ, अवस्था परिवर्तन हुआ है। तो जल द्रव अवस्था में और भाप जो है गैस अवस्था में है। तो जब जल से भाप बनेगा तो अवस्था परिवर्तन होगा। जब अवस्था परिवर्तन होता है तो गुप्त ऊष्मा का उपयोग होता है। तो जब जल से भाप बनेगा तो भाप के पास अतिरिक्त ऊर्जा के रूप में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा आ जाएगी। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ये जो है अतिरिक्त ऊष्मा है। तो जब अतिरिक्त मतलब अधिक है तो ये तो ऑब्वियसली ये ज्यादा जलन प्रदान करेगा और ये कम। इसी कारण भाप से ज्यादा जलन होता है और जल से कम। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखते हैं एक बार। 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए जल की अपेक्षा वाष्प से अधिक जलन होता है, क्योंकि वाष्प में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा होता है। अतिरिक्त होगा तो जलन प्रदान करेगा। अब देखिए उत्पादन। उत्पादन का मतलब क्या होता है कि हमने पहले पढ़ा कि ठोस द्रव में परिवर्तित हुआ, फिर द्रव को गर्म किया हमने तो गैस हुआ, ये ऐसे परिवर्तन हुए। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, उत्पादन में क्या होता है कि ठोस को गर्म करने पे सीधा गैस में चला जाता है और गैस को ठंडा करने पे सीधा ठोस अवस्था में आ जाता है। बीच की अवस्था द्रव अवस्था नहीं आती है। इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है या गैस सीधे ठोस में परिवर्तित होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। एग्जाम्पल देखिए, कपूर, ठोस CO2 जिसको शुष्क बर्फ में कहते हैं, ड्राई आइस कहते हैं इंग्लिश में, अमोनियम क्लोराइड। अब देखिए, जब वायुमंडलीय दाब 1 atm तक कम कर दिया जाए, 1 atm कम कर दिया जाता है तो ठोस CO2 जो सॉलिड CO2 है वो क्या होता है, ठोस CO2 गैस में परिवर्तित हो जाता है। कौन से गैस में? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में।
तो ठोस से वो गैस में आता है। अब आता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब क्या? वाष्पीकरण का मतलब होता है क्वथनांक से कम तापमान पर कोई भी द्रव गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण का मतलब बिना उबले हुए, उबलने से पहले वो गैस में परिवर्तित हो जाए। तो क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का गैस में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं या वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण से क्या होता है? वाष्पीकरण से शीतलता प्रदान होता है। शीतलता मतलब ठंडक प्रदान होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब वाष्पीकरण जो होता है एक सतह प्रक्रिया है तो यह सतह से ऊर्जा लेता है। सतह से ऊर्जा लेगा तो सतह की ऊर्जा कम होगा, और जब सतह का ऊर्जा कम होगा तो वहां पे ठंडक प्रदान होता है। तो यह सतह से ऊर्जा प्राप्त करता है, यह एक सतही प्रक्रिया कहते हैं। जब ये सतह से ऊर्जा प्राप्त करता है तो एक क्वेश्चन आता है आपका कि वाष्पीकरण से शीतलता क्यों प्रदान होता है या ठंडक क्यों होता है? तो वाष्पीकरण से शीतलता इसलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण सतह से ऊर्जा लेके वाष्प में बदलता है, जिसके कारण शीतलता या ठंडक होता है। एक एग्जांपल आप देखिए, अपने हाथ पे पेट्रोल या एसीटोन जिसको थिनर कहते हैं उसको रखिए। अब आप देखोगे कि आपका हाथ ठंडक से महसूस कर रहा है। कारण क्या होता है इसका? कि जो पेट्रोल और एसीटोन था वो आपके आपकी हथेली से ऊर्जा प्राप्त करेगा, आपकी हथेली से ऊर्जा प्राप्त करेगा और गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो उस एसीटोन या पेट्रोल का वाष्पीकरण हो गया। मतलब आपके हाथ से ऊर्जा प्राप्त करा तो वाष्पीकरण हो गया उसका। जब आपके हाथ से ऊर्जा बाहर आएगी, ऊष्मा बाहर आएगी, तो आपके हाथ पे क्या होगा? शीतलता प्रदान होगा, ठंडक हो जाएगा। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण का दर क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका उदाहरण बताता हूं मैं। कभी कभी आप चाय पीते हो, जल्दीबाजी में होते हो, तो चाय को एक कटोरी में, प्लेट में डाल के फिर पीते हैं, जिसको सॉसर कहते हैं। अब चाय कप में गर्म होता है और जब उसको प्लेट में, कटोरी में डालते हैं तो ठंडा हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि चाय जब प्लेट में था तो उसका सतह का क्षेत्रफल कम था, और जब उसे कटोरी में डाला गया तो उसके सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया। जब सतह का क्षेत्रफल बढ़ गया तो वाष्पीकरण की दर बढ़ गया, और वाष्पीकरण बढ़ने के कारण शीतलता प्रदान हुआ और वह चाय ठंडा हो गया। दूसरा है तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ता है। भाई जब मान लीजिए हमें कपड़ा धो लिया, हमने छत पे सुखाएंगे या कमरे में सुखाएंगे? छत पे तापमान ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां धूप होता है तो वहां पे कपड़ा जल्दी सूख जाता है। वायु की गति बढ़ने पर भी क्या होता है? वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अब देखिए आर्द्रता। अगर आर्द्रता बढ़ता है तो वाष्पीकरण की दर कम हो जाती है। अब आर्द्रता होता क्या है? आर्द्रता का मतलब होता है वायु में जल की मात्रा या वायु में जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। जब आर्द्रता बढ़ जाता है तो हमें काफी गर्मी लगने लगता है, हम बोलते हैं उमस हो गया। तो अधिक आर्द्रता बराबर कम वाष्पीकरण। अगर आर्द्रता अधिक है तो वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा तो ठंडक कम होगा। इसका उदाहरण मैं बताता हूं आपको आर्द्रता का। आप सभी के घर में कूलर होगा। आपने क्या करा होगा कि जब बारिश का मौसम आता है या जब बारिश होता है तो आप कूलर का पंप नहीं चलाते। उस पर लिखा भी रहता है कि बारिश के मौसम में पंप का प्रयोग ना करें। क्यों? क्योंकि देखिए उस समय जब बारिश का मौसम होता है तो उस समय क्या होता है, ऑलरेडी हमारे वायु में जल की मात्रा होती है। जब जल की मात्रा होती है तो क्या होता है? वाष्पीकरण नहीं होता है। वाष्पीकरण नहीं होता है तो उससे हमें शीतलता प्रदान नहीं होते, इसीलिए हम पंप यूज नहीं करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं वाष्पीकरण के, जैसे कि हमने एसीटोन वाला बता दिया था मैंने। अब दूसरा है कि गर्मियों में हमें सूती कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? तो गर्मियों में हमें सूती कपड़ा इसलिए पहनना चाहिए
क्योंकि गर्मियों में हमें अधिक पसीना आता है और जो सूती कपड़ा होता है वो जल को अच्छा से अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। और अवशोषण होने के कारण जो कपड़ा जल को अवशोषित करेगा, पसीने को अवशोषित करेगा, वो वायु के संपर्क में आके उसका वाष्पीकरण हो जाता है और वाष्पीकरण होने के कारण हमारे शरीर को शीतलता प्रदान होती है। इसलिए हमें गर्मियों में सूती कपड़ा पहनना चाहिए। एक और है एग्जाम्पल, अक्सर लोग गर्मियों में क्या करते हैं, मैदानी एरिया में या अपने घर के बाहर छत पे पानी छिड़काव करते हैं। पानी छिड़काव करने से क्या होता है कि जब हम गर्मी के दिनों में घर के बाहर छत में पानी छिड़कते हैं, पानी डालते हैं, तो क्या होता है कि जो जल जो होता है वो जमीन से, सतह से ऊर्जा लेके, ऊष्मा लेके और वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण उस सतह की ऊष्मा बाहर आ जाती है। जब ऊष्मा बाहर आ जाती है तो वहां उस जगह पर शीतलता होता है। अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद से करने हैं। ये 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं, ये आप कर लोगे, नहीं आएगा तो आप मुझसे बताइएगा, कॉल करके, मैसेज करके बताइएगा। 2 मार्क्स वाले प्रश्न हैं ये, और ये 3 मार्क्स वाले प्रश्न हैं। और ये 5 मार्क्स वाले प्रश्न हैं। तो ये प्रश्नों को करना है आपको घर में। कुछ बोल